नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। रुक करते हैं खबरों की तरफ। तो रामनगरी अयोध्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। जी हां, दीपोत्सव के दिन जगमगा हो उठेगी रामनगरी अयोध्या। इस बार का दीपोत्सव कई मायनों में जो है खास होगा। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है रामनगरी अयोध्या। इस दौरान दीपोत्सव के लिए जगमगा उठेगी रामनगरी। इस बार का दीपोत्सव कई मायनों में खास होने वाला है। तो हर साल राम की नगरी अयोध्या में दीपावली के मौके पर अनोखी छटा देखने को मिलती है। अब की बार दीपावली कई मायनों में खास होने वाली है। प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव होने वाला है। यही वजह है कि अब की बार सभी की निगाहें देश भर से और विश्व भर से लोगों की निगाहें भगवान प्रभु राम की नगरी अयोध्या पर होंगी। रामनगरी अयोध्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। दीपोत्सव को लेकर रामनगरी अयोध्या को जगमगाने की अलग तरह से तैयारियां की गई हैं। अब की बार दीपोत्सव कई मायनों में खास होने वाला है। भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपावली का पर्व होने वाला है। यही वजह है कि अब की बार का दीपोत्सव कई मायनों में खास होगा और ऐसे में प्रभु राम की नगरी अयोध्या दीपोत्सव को लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में। वहीं सीधा आपको अब लखनऊ लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। शहीद पुलिस जन के परिवार के सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी सरकार उनके कल्याण के लिए पूरी तत्परता के साथ प्रतिबद्ध है। पुलिस जन अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी दिन रात अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि मानकर अपराधों पर नियंत्रण करने, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने, सामाजिक सौहार्द स्थापित करने और विशेषकर महिला सुरक्षा के लिए किए गए प्रयास अत्यंत सराहनीय रहे हैं। यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह के साथ ही लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 शांतिपूर्वक संपन्न करने में पुलिस बल ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। प्रदेश सरकार द्वारा कर्तव्य पालन के दौरान शहीद पुलिस कार्मिकों, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और अन्य प्रदेशों के अर्धसैन्य बलों तथा भारतीय सेना में कार्यरत एवं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले 115 शहीद कार्मिकों के आश्रितों को 36 करोड़ 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी इस दौरान प्रदान की गई। प्रदेश के जनपद इकाइयों में नियुक्त पुलिस कार्मिकों के सुख सुविधा के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए और कल्याण के लिए 4 करोड़ रुपए, कार्यरत और सेवानिवृत्त पुलिस कार्मिकों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी 266 दावों के निस्तारण के लिए 30,56,000 रुपए की राशि, 5 लाख रुपए से अधिक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी 312 प्रकरण हेतु 12 करोड़ 60 लाख रुपए, 135 पुलिस कार्मिकों एवं उनके आश्रितों को गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु तात्कालिक रूप से अग्रिम ऋण के रूप में 5 करोड़ 5 लाख रुपए, जीवन बीमा योजना के अंतर्गत बीमित 306 मृतक पुलिस कार्मिकों के आश्रितों की सहायता के लिए 9 करोड़ 8 लाख रुपए, 24 पुलिस कर्मियों और उनके आश्रितों द्वारा कराए गए
कैशलेस उपचार के अंतर्गत 21,16,000 रुपए के बिलों और पुलिस कार्मिकों के 205 मेधावी छात्रों को शिक्षा निधि के माध्यम से 53,30,000 रुपए की छात्रवृत्ति का भी भुगतान किया गया। अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा विशिष्ट सेवाओं के लिए 4 तथा दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिए 110 अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक प्रदान किया गया। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1013 पुलिस कार्मिकों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक तथा 729 कार्मिकों को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। 3 राजपत्रित और राजपत्रित अधिकारियों कर्मचारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक प्रदान किया गया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा 92 और राजपत्रित पुलिस कार्मिकों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह, 455 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किया गया। पुलिस कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश का प्रशंसा चिन्ह, डीजी कमेंडेशन डिस्क 29 प्लेटिनियम, 51 गोल्ड और 783 सिल्वर राजपत्रित और अराजपत्रित पुलिस कार्मिकों को प्रदान किए गए। प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना बलवती करना एवं अपराधियों में कानून का भय पैदा करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस तो आप लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात बहराइच की कर लेते हैं। बहराइच में बुलडोजर एक्शन को लेकर ये बड़ी खबर। बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 15 दिन तक के लिए रोक लगाई है। 23 घरों को पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जारी किया था। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां बहराइच में प्रशासन का एक्शन देखने को मिला था। प्रशासन का एक्शन तेज होता हुआ दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब प्रशासन के एक्शन पर हाईकोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। जी हां, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुलडोजर एक्शन पर 15 दिन तक के लिए रोक लगाई है। साथ ही राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। इससे पहले बहराइच हिंसा मामले में मृतक रामगोपाल मिश्रा के जो परिजन हैं, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से दंगाइयों और आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग की थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया था। 23 दंगाइयों के ऐसे घरों को, प्रतिष्ठानों को और दुकानों को चिन्हित किया था पीडब्ल्यूडी ने, जो अतिक्रमण की जद में आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अब यहां पर हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक लगा दी है। 15 दिनों तक के लिए रोक लगाई गई है। साथ ही राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां पीडब्ल्यूडी ने 23 घरों को नोटिस जारी किया था। नोटिस चस्पा कर अतिक्रमण या तो खुद हटाने की या फिर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद बहराइच में अफरा तफरी का माहौल था। हालांकि अब हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। तो बहराइच मामले पर बड़ी अपडेट आप सभी को दे दें, जहां बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। बहराइच हिंसा मामले में मृतक रामगोपाल मिश्रा के परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दंगाइयों और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन की मांग की थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया था। हालांकि 3 दिन का अल्टीमेटम इन सभी को दिया गया था। 23 घरों को पीडब्ल्यूडी ने चिन्हित किया था, जो अतिक्रमण की जद में आ रहे थे। वहीं फिलहाल हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता कुंवर दिवाकर का। कुंवर, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन का बुलडोजर एक्शन को देखते हुए जो प्रक्रिया है वो तेज हो गई थी, 23 घरों को पीडब्ल्यूडी ने चिन्हित किया था, लेकिन अब जिस तरह से हाईकोर्ट का आदेश आ गया है
कि 15 दिन तक पहले तो बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई है, दूसरी तरफ राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अभी की स्थिति की बात करूं, अब क्या कुछ रिएक्शन लोगों के बीच? ताजा स्थिति पे आरोपी की बेटी जो है हाई कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने 15 दिन के लिए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दिया गया है और वहीं सरकार से जवाब भी मांगा है। प्रशासन अब अगली कार्रवाई क्या करती है देखने की बात है। वहीं कल पूरा दिन बुलडोजर के डर से लोग जो है अपने दुकानों का सामान तोड़ के और अतिक्रमण हटा रहे थे। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग अपना सामान खाली कर लिए हैं और लगभग आधा से ज्यादा अतिक्रमण खाली हो चुका है। वहीं जो है पुलिस द्वारा अब तक 112 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और दूसरी तरफ आरोपियों को जो है आरोपियों की पैरवी वकील द्वारा की जा रही है, उनके रिश्तेदारों के द्वारा की जा रही है। दूसरी बात, राम गोपाल मृतक के घर पर पूरी पुलिस की पाबंदी लग गई है, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, न राम गोपाल के परिवार को किसी से मिलने दिया जा रहा है। जी बिल्कुल कुंवर दिवाकर, क्योंकि जो मृतक है राम गोपाल मिश्रा, उनके जो पीड़ित परिजन हैं, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, आरोपी और दंगाइयों के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग की थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया था और पीडब्ल्यूडी ने ऐसे 23 लोगों के घरों को चिन्हित किया था। लेकिन अब जिस तरह से हाईकोर्ट का फिलहाल के लिए जवाब आया है, जिस तरह से हाईकोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई है 15 दिनों तक, 15 दिन के बाद क्या कुछ माना जाए, क्या कुछ संभव? आरोपी की बेटी जो है हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कल चूंकि छुट्टी थी, लेकिन स्पेशल बेंच ने हाई कोर्ट के बेंच ने 15 दिन के लिए रोक लगा दिया, जिससे जो है लोगों ने राहत की सांस ली है और प्रशासन अपनी तैयारियां कर रहा है। प्रशासन जवाब लगाएगा। 15 दिन के बाद बुलडोजर चल सकता था, बुलडोजर के एक्शन की पूरी तैयारी थी। वहीं मृतक रामगोपाल की पत्नी व उसके पिता की मांग की थी कि बुलडोजर चलाया जाए और जो है इसका एनकाउंटर में हत्या किया जाए, लेकिन 2 आरोपियों का हाफ इनकाउंटर हुआ था। पुलिस कार्रवाई करके उनको अस्पताल से जेल भेज दिया था। ताजा हालात जो है सामान्य चल रहे हैं, पुलिस प्रशासन एक्टिव है, लगातार गश्त पर है और बाजार में जो है दुकानें खुलने लगी हैं। बिल्कुल, यानी फिलहाल के लिए जिस तरह से हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है, 15 दिनों बाद क्या कुछ होता है, क्या प्रशासन क्या कुछ कदम लेता है, राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट के लिए क्या जवाब जो है दाखिल किया जाता है, वो देखना अहम होगा। कुंवर दिवाकर, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर, जहां मिल्कीपुर सीट पर हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। पूर्व बीजेपी विधायक गोरखनाथ बाबा ने याचिका दाखिल की थी। दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होगी। याचिका वापसी को लेकर आज फैसला सुनाया जाएगा। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के जस्टिस पंकज भाटिया इस मामले की सुनवाई करेंगे। तो जिस तरह से यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने 9 सीटों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, लेकिन मिल्कीपुर का मामला हाईकोर्ट में होने के कारण चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। अब ऐसे में सियासी हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हालांकि अब याचिका वापसी को लेकर हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा, आज अपना फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के जस्टिस पंकज भाटिया इस मामले की सुनवाई करेंगे। वहीं मैनपुरी से बड़ी खबर, करहल सीट से आज तेज प्रताप यादव अपना नामांकन करेंगे। जी हां, करहल सीट से तेज प्रताप यादव दम भरने वाले हैं। डिंपल यादव, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव, यानी पूरा का पूरा सैफई परिवार नामांकन के दौरान मौजूद रहेगा। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हो सकते हैं। अखिलेश के इस्तीफे के बाद करहल सीट खाली हो गई थी, तो मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में मैनपुरी की करहल सीट अखिलेश यादव के संसदीय चुनाव जीतने के बाद खाली हो गई थी। यही वजह है कि करहल सीट पर उपचुनाव होना है। 13 नवंबर को करहल में भी वोटिंग होनी है। यूपी की अन्य 9 सीटों के साथ ही करहल सीट पर भी वोटिंग होनी है। मैनपुरी की करहल सीट पर सियासत जो है पूरी तरह से हाई हो गई है। तेज प्रताप यादव आज अपना नामांकन करेंगे। तेज प्रताप यादव के नामांकन को भव्य रूप देने के लिए शक्ति प्रदर्शन करते हुए डिंपल यादव, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव मौजूद रहेंगे। यानी सैफई परिवार की मौजूदगी और पूरे दमखम के साथ शक्ति प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं मुकेश कुमार का। मुकेश, क्योंकि आज जो है तेज प्रताप यादव अपना नामांकन करेंगे करहल सीट से, कितने बजे नामांकन, और क्योंकि शक्ति प्रदर्शन के लिए क्या कुछ तैयारियां?
भैया जी मैं बताऊँ, सबसे पहले समाजवादी पार्टी कार्यालय सैफई नेताजी की जो समाधि स्थल है वहाँ पहुंचेंगे तेज प्रताप। वहाँ उनको उनका आशीर्वाद देने के बाद वहाँ अपनी गाड़ियों के काफिले से समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। इस नामांकन जो उनका कार्यक्रम है वो एक भव्य रूप देने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर आह्वान किया गया है और कहा कि भारी संख्या में नामांकन स्थल पर पहुंचे जहाँ वह नामांकन करेंगे। नामांकन के साथ उनके साथ मैनपुरी की सांसद डिम्पल यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव सहित सैफई का पूरा परिवार यहाँ एकजुट होकर मैनपुरी मुख्यालय पहुंचेगा, जहां 11 बजे उनको नामांकन दाखिल करना है। नामांकन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पूरी लेयर सुरक्षा में आज और बदलाव किया गया है। गाड़ियों का, टू व्हीलर का आना जाना बिल्कुल भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की अजय राहुल मिठास अपर पुलिस अधीक्षक उनके द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था में काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुकेश, क्योंकि मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, करहल सीट भी ऐसी सीट है जो अखिलेश यादव के संसदीय चुनाव जीतने के बाद करहल वाली सीट खाली हुई थी। आज क्योंकि तेज प्रताप यादव का नामांकन है, जैसा आपने भी कहा, शक्ति प्रदर्शन की पूरी तरह से तैयारी है, चाहे डिम्पल यादव जो मैनपुरी की सांसद है वो हो, समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव हो, राम गोपाल यादव हो, तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। लेकिन अगर बात करें सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, क्या संभावना अखिलेश यादव भी शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई उनका प्रोग्राम कैंसिल होने की सूचना नहीं है। फिलहाल जो सैफई परिवार के जो मुख्य हैं लोग हैं उनको बिल्कुल शामिल किया गया है और जो शक्ति प्रदर्शन उसकी बात की जाए तो हजारों की संख्या में आज मुख्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल करेंगे तेज प्रताप यादव। बिल्कुल मुकेश, जिस तरह से आपने बताया, शक्ति प्रदर्शन करते हुए पूरे दमखम के साथ तेज प्रताप यादव 11 बजे के करीब नामांकन दाखिल करेंगे। थोड़ा और इंतजार यहाँ पर, थोड़ा और वक्त बचा है। लेकिन अगर बात करें करहल के रण की, एक तरफ समाजवादी पार्टी क्योंकि गढ़ है, काफी मजबूत स्थिति में पहले से ही है, उसके बाद शक्ति प्रदर्शन करते हुए उम्मीदवार भी सैफई परिवार से ही उतारा है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी पहले ही कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। क्या माना जाए, किस तरह से करहल का रण आप देख पा रहे हैं? वर्षों से समाजवादी पार्टी की साइकिल इस करहल विधानसभा पर दौड़ रही है। मुलायम सिंह यादव के समय जब राष्ट्रीय लोकदल उनका हुआ था, उसके बाद समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, तब से लगातार इस पर शोभरत सिंह यादव जो है, शोभरत सिंह यादव एक बार भारतीय जनता पार्टी से करहल सीट पर जीत चुके हैं। मगर इतिहास उठाकर देख लिया जाए, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने इस सीट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। तो कोई भी सीट पर लड़ा है और वो सदन तक पहुंचने का काम किया। समाजवादी पार्टी के लोग और कार्यकर्ता इस पर पूर्ण विश्वास पूर्ण है और उन्होंने कहा लाखों लाख मतों से इस चीज दर्ज कराई जाएगी इस बार भी। बिल्कुल, यानी यही वजह है कि सभी की निगाहें यूपी में होने वाली जो 9 सीटों पर उपचुनाव होना है उस पर टिकी हुई है और साफ तौर पर 25 अक्टूबर नामांकन की आखिरी डेट है। ऐसे में बीजेपी कब अपने पत्ते खोलती है, कब अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती है, वो देखना काफी अहम होगा। मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं उन्नाव से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पीएनएससी इंफ्राटेक की लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया। मिट्टी धंसने से दबकर 2 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में एक घायल हो गया है, अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। पाइपलाइन डालने के दौरान अचानक मिट्टी धंस गई, जिससे पीएनएससी प्लांट के गेट पर ये मिट्टी डाली जा रही थी, पाइपलाइन डाली जा रही थी। पोकलैंड मशीन से मिट्टी हटाकर रेस्क्यू किया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद सभी को निकाल लिया गया है। बिना सेफ्टी किट के ये काम करवाया जा रहा था, जिसकी वजह से इस कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हाईवे का निर्माण कार्य कर रही है पीएनएससी इंफ्राटेक। सिकंदरपुर कर्ण स्थित पीएनएससी प्लांट के बाहर ये पूरा का पूरा घटना हो जाती है। तो उन्नाव से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां हाईवे का निर्माण कर रही कंपनी पीएनएससी प्लांट इंफ्राटेक में बड़ा हादसा हो गया। कंपनी की बड़ी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है, जहां मिट्टी धंसने से 2 मजदूरों की दबकर मौत हो गई। हादसे में एक घायल हो गया है, अस्पताल में घायल मजदूर को भर्ती कराया गया है। तो पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा था, जिस दौरान अचानक मिट्टी धंसने से यह हादसा हो गया। पीएनएससी प्लांट के गेट पर मिट्टी डाली जा रही थी। पोकलैंड मशीन से मिट्टी हटाकर जो घायल मजदूर था, जो फंसा हुआ मजदूर था, उसको रेस्क्यू किया गया।
कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला गया। हालांकि इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है। अब सवाल यही कि जिस तरह से बिना सेफ्टी किट के ये पूरा का पूरा काम करवाया जा रहा था मजदूरों से, जिसने मजदूरों की जान ले ली, अब जो कंपनी है वो कंपनी प्रबंधन सवालों के घेरे पर है। हाईवे का निर्माण कार्य कर रही है पीएनएससी इंफ्राटेक। सिकंदरपुर कर्ण स्थित पीएनएससी प्लांट के बाहर इस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। तो पीएनसी इंफ्राटेक ये कंपनी हाईवे का निर्माण कार्य कर रही है। इस दौरान कंपनी के प्लांट के गेट के बाहर बड़ा हादसा हो गया। पाइपलाइन डालने का काम चल रहा था। इस दौरान मिट्टी धंसने से 2 मजदूरों की वहां पर मौत हो गई। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल है। प्रोक्लेन मशीन से मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। इस दौरान पीएनएससी प्लांट के गेट के बाहर ही पाइपलाइन डालने का काम चल रहा था। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं निखिलेश प्रताप सिंह का। निखिलेश, क्या कुछ ये पूरा मामला है? आखिर किस वजह से 2 मजदूरों की यहां पर मौत हो गई है? जी देखिए, बिल्कुल रिया, आपको बता दें कि पूरा मामला उन्नाव के थाना अचलगंज क्षेत्र के सिकंदरपुर कर्ण के पास का है, जहां पर पीएनसी कंपनी के द्वारा लगातार मिट्टी खोदाई का कार्य कराया जा रहा है। दरअसल यहां से एक हाईवे जो पास हुआ है और उसका काम भी आखिरी मोड़ पर चल रहा है, लेकिन पीएनसी के कर्मचारियों द्वारा मिट्टी खुदाई का कार्य किया जा रहा था। तो उसमें मजदूरों को नीचे उतारा गया, जिसमें 3 मजदूर नीचे उतरे और मिट्टी धंसने की वजह से तीनों धंसते चले गए, और जिसमें काफी मशक्कत के बाद उनको निकाला गया। हालांकि जैसे ही उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर 2 को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, वहीं एक की हालत थोड़ा गंभीर रही, लेकिन उसे गंभीर स्थिति में यहाँ उन्नाव से कानपुर रेफर कर दिया गया है। लेकिन वजह क्या? आखिर इतना बड़ा हादसा हो जाता है? क्या मजदूरों के पास सेफ्टी किट नहीं थी? जो कंपनी प्रबंधन है उसकी तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए थे? जी रिया, बिल्कुल बता दें कि जो पीएनसी कंपनी के द्वारा लगातार उन्नाव के कई जगहों पर मिट्टी खुदाई का कार्य कराया जाता है, और उसके बाद जो अगर किसी तरह की सड़कों के किनारों पर अव्यवस्थाएं उनके द्वारा फैला दी जाती, जिसका खामियाजा अक्सर मजदूर ही नहीं, जो रोड पर चलने वाले राहगीर हैं उनको भी भुगतना पड़ता है, और वो दुर्घटनाओं का सबब बनते हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पीएनसी कंपनी की लापरवाही थी, क्योंकि जो मजदूरों को नीचे उतारा गया उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा के उपकरणों से लैस नहीं किया गया था, और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। जी रिया, बिल्कुल निखिलेश, जिस तरह से इस पूरे मामले में कंपनी जो है उसकी लापरवाही की वजह से कहा जाए तो 2 मजदूरों की जान चली गई। कंपनी की तरफ से क्या कुछ यहां पर कहना है? क्या कुछ प्रतिक्रिया दी गई है? मजदूरों के लिए किसी तरह के मुआवजे का ऐलान? क्योंकि 2 मजदूरों की जान चली जाती है कंपनी प्रबंधन की लापरवाही की वजह से। ऐसे में क्या कुछ मुआवजे का ऐलान किया गया और प्रशासन की तरफ से कंपनी के खिलाफ क्या कुछ एक्शन? जी देखिए रिया, बिल्कुल बता दें कि 3 मजदूरों में 2 की मौत हो गई है, एक की अभी हालत नाजुक है। हालांकि आज सुबह की अपडेट है कि अब उसकी हालत में सुधार हो रहा है। अब अगर बात रही कि मुआवजे की, जिन मजदूरों के जो मृतक हैं मजदूर, उनके परिजनों को जो मुआवजे की मांग है, तो कहीं ना कहीं उनके परिजनों के द्वारा, मृतकों के परिजनों के द्वारा मांग रखी गई है, जिला प्रशासन के सामने भी रखी गई। हालांकि इस मामले में पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही और पूरे एंगल से देख रही कि आखिर इस हादसे के पीछे की वजह क्या रही, किस तरह से ये हादसा हुआ जिससे 2 मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उनके परिजन जो है रो रो कर उनका बुरा हाल है, क्योंकि वो मजदूर थे, अपने पूरे परिवार का उन पर भार था और किसी तरह मजदूरी करके अपना परिवार पालते थे। तो कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, यानी कंपनी की लापरवाही की वजह से 2 मजदूरों की यहाँ पर जान चली जाती है। हालांकि कंपनी के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जाता है उसके लिए इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा। निखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।